पढ़ाई की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of current electricity. Now we are going to discuss electrical energy and power. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि भाई आपने एक पावर सप्लाई कहीं पर कनेक्ट करी, आपको एक सप्लाई मिल रही है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। ठीक, एनर्जी जब हम बात करते हैं तो एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमारे पास कई टाइप की एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी है। तो एनर्जी के कई टाइप्स होते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेस कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, ना आप उसे खत्म कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका हम डेली लाइफ में भी यूज देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी दूसरे टाइप की एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। जैसे आप आयरन करते हैं, ठीक, या आपके घर में हीटर्स हैं या इंडक्शन है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर रहे हैं, एक हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप आयरन को प्लग करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो हीट अप होता है और आप अपने क्लोथ्स को आयरन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। इसी तरह आप और सेकंड सोचिए कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी लगाई और आपके रूम में बल्ब है या ट्यूबलाइट है, सीएफएल है, ये ग्लो कर रहा है, तो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर अगर आप ये देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल आपने कोई एक इलेक्ट्रिसिटी लगाई, आपने आपके रूम का फैन है, फैन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे आप सप्लाई ऑन करते हो, फैन मूव करने लगता है। अगर फैन मूव कर रहा है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो नॉर्मल अगर आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे। आप सेल यूज करते हैं, आपने टॉर्च में सेल लगाया, वहां पे क्या हो गया, वहां पर एक केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, केमिकल चेंज होके आपको एक लाइट एनर्जी मिल रही है। तो लाइक डिफरेंट चीजें हैं जहां पर आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कई सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर मेरा एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक, जिसमें एक आपने बैटरी लगा रखी है, ठीक है, या सेल लगा रखा है जिसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है और एक रजिस्टर से होता हुआ वो जा रहा है, एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है, तो अगर वहां पे मुझे अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी काउंट करनी है तो क्या करेंगे, कैसे होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, जो हमारा पहला टॉपिक है इस सेक्शन का, वो है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर एक सर्किट लगा रखा है, एक छोटा सा सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, करंट फ्लोइंग इन अ रजिस्टर, कि एक मेरे पास एक रजिस्टर में करंट कैसे कैसे फ्लो हो रही है। यहाँ पर ये एक सर्किट है, इसमें करंट को के फ्लो की स्टडी करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक ये मैंने क्या लगा रखा है, सेल, जिसके दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ठीक, तो मैं V पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही हूँ अपने सर्किट में। उसके बाद फिर ये रेजिस्टर R है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है वो कितनी है, I। तो I करंट जनरेट हो रही है और ये I करंट आपके रेजिस्टर R से होते हुए, ये आपका की है या प्लग है, तो इसको यहाँ से क्रॉस करके सर्किट को कंप्लीट कर रही है। ठीक, अब जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन कहें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन या एनर्जी सेम है, दोनों चीजें, दोनों बातें सेम है। जो वर्क डन हम बात करते थे वही क्या है, यहाँ पर एनर्जी है। जो वर्क डन बात करते थे वही एनर्जी है। अब अगर आपको पुराने लेक्चर्स में आपने देख रखा होगा या आपको वैसे भी पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि क्यू चार्ज को मूव कर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा,
तो वो वर्क अपॉन चार्ज, ये मेरा क्या होता था, उस रिस्पेक्टिव पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने कितना काम किया, मेरा वर्क डन कितना था, या वर्क डन मतलब मेरी एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी को वर्क से रिलेट किया गया है, मेरा वर्क डन कितना था या मैंने कितनी एनर्जी वहां पर वेस्ट करी, वहां पे कितनी एनर्जी लगी, तो वो क्या होगा, जो चार्ज है इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट का। ठीक, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है आपका, जो वर्क डन है और जिस चार्ज को लाने में काम करना पड़ा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, तो यहां से हमने कहा कि W इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इंटू V। फाइन, अब बात आई कि Q चार्ज क्या है, चार्ज क्या होता था, चार्ज हम लोगों ने देखा था कि जितने करंट फ्लो हो रही है और जिस टाइम में हो रही है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही बताता है कि उस सर्किट का चार्ज कितना है या उस सर्किट की करंट कैसी है, ये किस पे डिपेंड करता था, चार्ज पे। तो चार्ज क्या होता है, I इंटू टी। अब अगर चार्ज आपका I इंटू टी है और मैं इस इक्वेशन को Q इज इक्वल टू I इंटू टी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक, वर्क वाले में, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, Q की जगह मैंने लिख दिया I इंटू टी। ठीक, I इंटू टी, V एज इट इज रहा। तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई कि मेरे पास जो एनर्जी है वो क्या है, या वर्क जो है वो क्या है, V I T। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन, दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया W इज इक्वल टू Q इंटू V कह सकते हैं, या हम Q इज इक्वल टू IT अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो W इज इक्वल टू V I T बोल सकते हैं। ठीक, W इज इक्वल टू V I T। ठीक, तो आपको ये दो फॉर्मूले पता चल गए। अब हम लोगों ने इसके पुराने लेक्चर्स में ओम्स लॉ भी पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको कोई भी डाउट है करंट में, पोटेंशियल डिफरेंस में, या ओम्स लॉ में, या डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स में कैसे कनेक्शन होता है और कैसे उनके न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप चैनल पे पुराने वीडियोस हैं इन लेक्चर्स पे, आप उन पे जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है या आपको कोई भी डाउट है। ठीक, ओम्स लॉ के लिए भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी वहां पर। अब W इज इक्वल टू, एक इक्वेशन तो मेरी हो गई Q चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेरी एनर्जी है, या अगर मैं इसको वोल्टेज और करंट के फॉर्म में कहूं तो मेरा वर्क डन या मेरा एनर्जी कितनी है, V करंट वोल्टेज इंटू टाइम, वोल्टेज करंट इंटू टाइम। ठीक, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। अब अगर आपको ओम्स लॉ याद होगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू हम बोलते थे IR। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, करंट इंटू जिस भी रजिस्टर में वो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो I इंटू जो जितना रेजिस्टेंस था, V इज इक्वल टू IR। अब ये जो V की वैल्यू है भाई, W इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने कहा कि VIT, W इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। अब यहाँ पर मैं क्या करूं, V इज इक्वल टू IR रख दूं, यहाँ पे V की जगह मैं IR रख दूं, तो V की जगह मैंने लिखा IR, I एज इट इज, T एज इट इज, तो वर्क कितना हो गया, I इंटू I, दैट इज I स्क्वायर R एंड T, W इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ठीक, तो एक मेरे पास एनर्जी की इक्वेशन हो गई कि W इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। नाउ आई हैव थ्री इक्वेशंस, W is equals to Q into V, W is equals to VIT and W is equals to I square RT। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मैंने वोल्टेज को सब्स्टिट्यूट किया था, वैसे ही यहाँ से V is equals to IR, मैं करंट को अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो I is equals to V by R लिख सकते हैं फ्रॉम द ओम्स लॉ, I is equals to V by R। अब ये I is equals to V by R को मैं W is equals to VIT में सब्स्टिट्यूट करूँ, V as it is रहा, I की जगह मैंने V by R किया into T। Now W is equals to क्या हो गया, V into V, that is V square upon R into T। तो देखिए, एक एनर्जी करंट के फॉर्म में, एक एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में, एक एनर्जी चार्ज के फॉर्म में, और एक एनर्जी वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम के फॉर्म में यहाँ पर आपको बता दी गई। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सारे ही फॉर्म्स को याद रखना होगा, क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आपसे कोई भी दूसरा फॉर्म पूछा जा सकता है कि आपको वोल्टेज और टाइम दे रखा है, रेजिस्टेंस, आपको एनर्जी निकालनी है, या करंट रेजिस्टेंस टाइम दे रखा है, एनर्जी निकालनी है, या वोल्टेज
करंट और टाइम दे रखा है और आपको एनर्जी निकालनी, तो आपको ये सारे ही फॉर्मूले आने चाहिए। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू Q इंटू V भी होती है, या VIT होती है, या I स्क्वायर RT होती है, या V स्क्वायर T बाई R भी हो सकती है। ठीक, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक, एसआई यूनिट आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है? जूल। एसआई यूनिट हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए होती है जूल, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, तो ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन। अब अभी तक हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, या जो वर्क आपने किया है वही आप एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हो गया, अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाती है? ठीक, तो इलेक्ट्रिकल पावर में कोई भी बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मली बस इतनी सी थ्योरी है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस रेट से आप कंसीडर कर रहे हैं, यही चीज आपकी क्या बता रही है? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से सप्लाई हो रही है वो चीज क्या बता रही है? इलेक्ट्रिकल पावर। वैसे एनर्जी अपने आप थी, जब उसमें डिवाइडेड बाई टी कर दिया गया, या टाइम से जब भी आप एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं तो वो पावर बन जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है सोर्स से, ये चीज कौन बताता है? उस सर्किट की इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स। फाइन, तो P इज इक्वल टू क्या है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके पहले हम एनर्जी बढ़ चुके हैं। तो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज W अपॉन टाइम T। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी W अपॉन T, यही हम लोग कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको हमने T से डिवाइड कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी? चार्ज इनटू वोल्टेज। इनिशियल इक्वेशन जो थी, तो चार्ज इनटू वोल्टेज। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या है? आपकी पावर है हमारी चार्ज इनटू वोल्टेज बाई टी। ये चीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर से वही बात, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। अगर आप चार्ज की बात करो तो चार्ज क्या है? I इंटू टी है। तो अगर चार्ज की इक्वेशन I इंटू टी है, ये इक्वेशन अगर आपने पुट कर दी यहाँ पर तो क्या हो गया? P इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू टी इंटू V बाई टी। टी कैंसिल, तो पावर क्या हो गई? V इंटू आई। तो किसी भी सर्किट की पावर क्या होती है? जितना उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू उस डिफरेंस की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही बताता है कि आपके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट की इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये इनिशियल डेफिनेशन है। और इस पे बेस्ड आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स अभी आगे सॉल्व करने होंगे अपने चैप्टर्स में, कि पावर अगर आपको फाइंड आउट करनी है, आपको V और I की वैल्यू दे रखी है, तो आप नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई करिए और आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी ओम्स लॉ को सब्स्टिट्यूट करके किसी एक फॉर्म में वैल्यू रख के देखी थी, तो ओम्स लॉ के हिसाब से आपको याद होगा V इज इक्वल टू आई आर। अगर V इज इक्वल टू आई आर है, यहाँ से I इज इक्वल टू क्या है? V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर को अपनी इस इक्वेशन में पुट करिए, तो V पहले से ही है। ठीक, I की जगह मैंने क्या रख दिया? V अपॉन R। I की जगह मैंने V अपॉन R, इस I की जगह मैंने V अपॉन R, तो क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर को अगर हम सिर्फ वोल्टेज के टर्म में रिप्रेजेंट करें, जहां पे करंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पावर क्या है? V स्क्वायर अपॉन R। इसके बाद अगर सिर्फ करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जहां वोल्टेज को हटा दें, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां पर P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब मैंने क्या कर दिया? आपने I V की जगह I R रख दिया, तो I R, तो यहाँ से P क्या हो गया? I स्क्वायर R। तो अगर पावर खाली वोल्टेज के टर्म में बात करी जाएगी तो V स्क्वायर अपॉन R। अगर पावर को सिर्फ करंट के टर्म में बात करेंगे तो I स्क्वायर R। तो पावर के लिए आपको तीन डेफिनेशंस पता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, या P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, या P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ठीक, ये आपकी पावर की बात हो गई। या अगर आप चार्ज के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू Q इंटू V बाई टी, जो इनिशियल डेफिनेशन थी
कि आपकी आपने एनर्जी को क्या करा था, टाइम से डिवाइड किया था, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू V बाय T। ठीक, तो आपने एक ये और ये 4 इक्वेशन ध्यान में रखनी है पावर के लिए। ठीक है, क्या है पावर, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस रेट से सप्लाई सोर्सेज फ्लो हो रही है, यही चीज उस सर्किट की पावर बता रही है। ठीक, द इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स। बहुत इजी है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपकी क्या मिल गई, पावर मिल गई। पावर क्या है, V इंटू आई, या पावर क्या है, V स्क्वायर अपॉन आर, या पावर क्या है, I स्क्वायर इंटू आर। अब अगर पावर की हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या है भैया, आपने कहा पावर क्या है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, तो पावर की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक, पावर की यूनिट हो गई वोल्ट इंटू एम्पियर, या इसको वॉट कहते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर या वॉट। या यहां से देख लीजिए, अगर वॉट W अपॉन T है, P इज इक्वल टू, तो W की यूनिट क्या है, वर्क क्या है, जूल, टाइम के सेकेंड, तो पावर क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, पावर आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या तो वोल्ट इंटू एम्पियर या वॉट या जूल पर सेकेंड, तीनों में कैसे आएगा ये आपको बता दिया गया है। ठीक, अच्छा अब पावर की कुछ हायर रेटिंग्स की बात कर लें तो 1 किलोवाट आपका होता है 10 टू द पावर 3 वॉट, 1 मेगावाट होता है आपका 10 टू द पावर 6 वॉट, और 1 गीगावाट होता है आपका 10 टू द पावर 9 वॉट। ठीक, क्योंकि जब हम पावर की बात करते हैं तो किलोवाट, मेगावाट, या आप देखते हैं ये प्लांट लगा इतने मेगावाट का था, इतने गीगावाट का था, इतने किलोवाट सप्लाई पावर की बात हो रही है। तो ये पावर्स जो है वो जब बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं, बड़े बड़े सर्किट्स में, तो वहां पे ये हाई रेटिंग्स में बात की जाती है। अब यहाँ तक तो हम लोग ठीक है पढ़ रहे हैं कि कुछ एनर्जी है, कुछ पावर है, ठीक है, कुछ वर्क डन हुआ था। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों के घर में सप्लाई आ रही है, सबके यहाँ मीटर लगे हुए हैं, उस मीटर की कुछ रीडिंग आती है और हम उस रीडिंग के हिसाब से अपना बिल पे करते हैं। ठीक, तो वो रीडिंग क्या आती है, क्या वो कहता है इतना एम्पियर करंट आपने लिया, या इतना वोल्टेज आपने लिया, या इतनी वॉट ली, तो वो चीज कैसे डिफाइन की जाती है, जो हम लोगों के कॉमर्शियल यूनिट है, जो हम लोग जिससे पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो P इंटू टी आप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे P इज इक्वल टू W बाई टी है। भाई अभी आपने देखा कि P इज इक्वल टू W बाई टी, पावर क्या होती है, वो जो एनर्जी है अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी की बात करें कि मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, ठीक है, सप्लाई की, तो एनर्जी कितनी है, जितनी पावर आई और जितने टाइम के लिए आई, ठीक है, जितनी पावर आई है और जितने टाइम के लिए आई है, तो W इज इक्वल टू P इंटू टी, फाइन, W इज इक्वल टू P इंटू टी। अब यहाँ पर अगर मैंने कहा कि W हमारा P इंटू टी है, तो पावर किस में होती है, वॉट में, और टाइम किस में है, सेकेंड में, तो इतना वॉट सेकेंड। अच्छा, अब वॉट तो बहुत ही कम आपकी यूनिट है, तो वॉट आवर या किलोवाट आवर होते हैं जो मीटर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वॉट आवर क्या होता है, 1 वॉट इंटू 1 आवर, इसको भी अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 1 वॉट तो ऐसे ही रहा बिकॉज वॉट में है, ये सेकेंड में करें तो 1 आवर 60 इंटू 60 सेकेंड, तो क्या हो गया 36, ठीक, 3600 सेकेंड इंटू 1, तो 3600, ये क्या हो गया वॉट इंटू सेकेंड जूल, ठीक। तो ये 1 वॉट आवर हो गया आपका 3600 जूल। और अगर 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट आपका हो गया 1000 वॉट, और 1 आवर आपने यहाँ से देखा है कितना है 3600 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 3 और 2 5 और एक और 0 इधर शिफ्ट कर दिया, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 वॉट आवर हो गया आपका 3600 जूल, और 1 किलोवाट आवर हो गया आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक। तो ये कॉमर्शियल यूनिट होती है जो हमारी वॉट इंटू सेकेंड या वॉट इंटू आप किलोवाट आवर या वॉट किलोवाट आवर में बात करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हम लोगों ने देखी, नॉर्मली एनर्जी हमारी थी Q इंटू V, जब उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गई, पावर बन गई। एनर्जी और पावर का बहुत सिंपल रिलेशन है, एनर्जी अगर
टाइम से डिवाइड कर दी जाती है या उस एनर्जी जिस रेट से निकाली जा रही है, यही चीज आपकी क्या बताती है कि आपके सर्किट की पावर कैसी है, उसकी पावर कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पावर रेटिंग ऑफ अ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, आपके पास आप कुछ एक बल्ब लेके आते हैं, उस पे जैसे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट और 100 वॉट। मान लीजिए आप कोई भी एक इक्विपमेंट, कुछ भी एक चीज है, उस पे अगर इस तरह से कुछ लिखा है 220 वोल्ट 100 वॉट, तो पावर रेटिंग कैसे आप दिखाते हैं कि पावर रेटिंग क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक, तो वो चीज हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं कि पावर रेटिंग ऑफ अ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर रेटिंग क्या है। तो अगर किसी भी बल्ब पे जैसे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वोल्ट, इसका क्या मतलब है कि 220 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई जब आप उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में पर्टिकुलर चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो 100 वॉट की पावर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक, जब उसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो वो 100 वॉट की पावर को कंज्यूम करेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट, अगर इस तरह से कहीं किसी भी चीज पे आपका लिखा हुआ है तो 220 वोल्ट की सप्लाई देने पे वो 100 वोल्ट की पावर को कंज्यूम करता है। ठीक, अच्छा, अब पावर रेटिंग हम जब निकालते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है कि रेजिस्टेंस उसके फिलामेंट का कितना है और या तो हमारी सेफ लिमिट कितनी है जितनी हम उस सर्किट में करंट फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस के लिए निकालना है कि द रेजिस्टेंस ऑफ इस फिलामेंट क्या होगा, तो P = V²/R। अभी हम लोगों ने इसके पहले निकाल के देखा है कि पावर क्या होती है V²/R। तो यहाँ से R = क्या हो जाएगा, R = ये इधर दैट इज V²/P। तो ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट कितना हो सकता है मैक्सिमम, वोल्टेज रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस का होल स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस। इन दोनों का रेशियो जब आप करेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी उतना उस पर्टिकुलर फिलामेंट का रेजिस्टेंस हो सकता है जिसमें आप वो वोल्टेज और पावर देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि सेफ लिमिट ऑफ द करंट व्हिच कैन फ्लो। भाई आपने बोला कि हम कितनी करंट फ्लो करा सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे आप, P = V × I होता है, वहां से आपने कहा I = P/V। अब I = क्या है, P दैट इज पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस अपॉन वोल्टेज रेटिंग ऑन दैट अप्लायंसेस। इन दोनों का जो रेशियो होगा उतनी ही करंट उसके लिए क्या होगी, सेफ लिमिट होगी जो कि उसमें फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर न्यूमेरिकल आता है जहां पे आपको V और P की वैल्यू दी है तो आप उसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और आप उसकी करंट की वैल्यू भी कितनी फ्लो हो सकती है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ तक की चीज हो गई। अब अगली चीज आएगी, एक बात हो गई कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। भाई नॉर्मली किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, जैसे कि आप अगर मानते हैं कि फोन से बात कर रहे हैं या अगर एक बल्ब जल रहा है तो जलते जलते आप अगर उसको अचानक से जाके टच कर लेंगे तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा गर्म होगा। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको भी समझ में आता है कि अगर आप फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपका फोन हीट अप हो जाता है, लैपटॉप आपका बहुत देर तक चल रहा है तो वो लैपटॉप हीट अप हो गया। तो सिंपल सा हमारे दिमाग में आया कि इसका मतलब कि अगर हमारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं जिसकी वजह से करंट बनी है तो करंट का एक इफेक्ट क्या है, हीटिंग भी है। ठीक है, कुछ करंट डिसिपेट हो रही है जो हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, तो वो उसका क्या इफेक्ट होता है। अब कहीं पर हम इसी इफेक्ट को यूज करके आयरन बना ले रहे हैं, कहीं हम इसी इफेक्ट को यूज करके गीजर में यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, इसी इफेक्ट को यूज करके हम अपना इंडक्शन बना ले रहे हैं। तो नॉर्मली करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या क्या होता है और कैसे कैसे डिपेंड करता है। ठीक, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कितना हीट अप होगा ये कौन बताएगा, जितनी उसमें करंट फ्लो हो रही है। जिसमें कम करंट फ्लो हो रही है वो कम हीट अप है, जिसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रही है वो ज्यादा हीट अप हो रहा है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट आपके तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक, हीटिंग इफेक्ट आपका तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या होता है कि सर्किट में जितनी करंट फ्लो हो रही है उसका स्क्वायर दैट इज H is proportional to I²। अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है, अगर करंट कम फ्लो हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट कम है। नेक्स्ट H is proportional to R। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत थोड़ा था, ठीक, तो क्या हुआ, उसका हीटिंग इफेक्ट बहुत कम था। क्यों कम था, क्योंकि भाई हीटिंग इफेक्ट तो तब
आया ना, जबकि करंट फ्लो नहीं हो पा रही है और वो क्या हो रही है, किसी भी और फॉर्म में बाहर निकल जा रही है, डिसिपेट, तो एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। तो अगर रेजिस्टेंस थोड़ा है तो उसको थोड़े से ऑब्स्टेकल मिले और वो कुछ ही चीज बाहर एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकली। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकली, ज्यादा रुकी, लड़े, इधर उधर इजिली नहीं फ्लो हुए इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा एनर्जी निकली। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, हीटिंग इफेक्ट कम। दैट मीन्स कि हीटिंग रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, या एच जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट टाइम टी, अगर आप फोन थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं तो कम गर्म होता है, ज्यादा देर के लिए यूज करते हैं तो ज्यादा गर्म हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर कम देर के लिए करंट फ्लो हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट कम है, ज्यादा टाइम लग रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो H इज प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर लें तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। ठीक, और यही चीज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कही जाती है, यही चीज हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कही जाती है। हो सकता है आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लें एक नंबर में कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या आपके उसमें आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल, या कैलोरी में बोलेंगे तो H इज इक्वल टू 0.24 I स्क्वायर RT कैलोरीज। ठीक, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ये मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर आपको आप भूल गए हो तो आपको वापस से याद आ जाए। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक, हीटिंग इफेक्ट है जो वो क्यों हुआ, उसमें जो वो हीट सर्किट क्यों हो रहा है, करंट जो फ्लो हुई है उसके स्क्वायर के बराबर, रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक, तीनों को कंबाइन कर दिया तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। फाइन, तो ये आपका हो गया पावर रेटिंग ऑफ अ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द current. So it's all about the electrical energy and power. अब इस लेक्चर को मिला के हमारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे सेक्शंस के लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। अगर लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज इनको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।